नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं विकास और आज हम साथ में पढ़ेंगे प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे गलतियां होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। आज उनमें जो भी कंडीशंस रहती है, जो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, सारा हम यहाँ पढ़ेंगे। आज हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे कह सकते हैं प्रेपोजिशंस के जो पॉइंट्स हैं उन पे चर्चा करेंगे। और उनमें केवल ऐसा नहीं है कि सीधा हम बताएंगे, उसमें भी काफ़ी चर्चा होगी, बहुत सारा कंटेंट है 10 पॉइंट में भी। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए और सीखिए कुछ नया आज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट टाइम की अगर हम बात करें, निश्चित समय, एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो अगर टाइम में आर दिया हुआ हो, यानी 7 बजे, 8 बजे, या यूं भी दिया हुआ हो सकता है आर प्लस मिनट, यानी 7:30 बजे, 7:15 पे, 7:30 पे। दूसरी कंडीशन हमारे पास यहां क्या हो सकती है कि हमें मंथ दिया हुआ हो या ईयर दिया हुआ हो, अप्रैल, मई 2015, 16, जो भी दिया हुआ हो। इन दोनों कंडीशन में दोस्तों जो आपको प्रेपोजिशन हमें यूज करना है वो इसमें यूज करना है एट, और इसमें आएगा इन। एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ हो, और एग्जैक्ट टाइम में अगर टाइम और जैसे घंटे दे रखे हो 7 बजे, 8 बजे, उस तरह से बता रखा हो तो एट दिया हुआ हो, एट आएगा। और मंथ या ईयर की अगर बात की गई हो तो इन आएगा। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं आपको तो देखिए, अगर हम कहें आई मेट हर, अब देखिए 2015, सॉरी ये तो ईयर वाला हो गया तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। आई मेट हर 2015। अगर यहां प्रेपोजिशन हमें लगानी है, आराम से देखिएगा, अगर हमें यहां प्रेपोजिशन लगानी है तो हम लगाएंगे इन, क्योंकि मंथ या ईयर में से हमें क्या दिया हुआ है, हमें ईयर दिया हुआ है 2015, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां क्या लगाएंगे, इन का यूज होगा। अब दोस्तों अगर आर या आर प्लस मिनट आपको दिया हुआ है तो उसमें क्या लगाएंगे, जैसे हम कहें, बात करें क्लास स्टार्ट करने की, तो हम कह सकते हैं क्लास स्टार्ट, आपको एक फिलर मिलेगा 7:15 AM, कि 7:15 पे अगर क्लास स्टार्ट होती है। यहां हमें प्रेपोजिशन का यूज करना है, तो हम यहां क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे दोस्तों, यहां प्रेपोजिशन होगा एट, कि क्लास स्टार्ट्स एट 7:15। एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है हमें भी, यहां भी आई मेट हर इन 2015, यहां पे भी हमें समय दिया हुआ है फिक्स, कि कब, 2015 में, यहां कब, सुबह के 7:15 बजे। तो अगर इस तरह से समय दिया हुआ है, यानी घंटों में दिया हुआ है, आपको टाइम बता रखा है, तब एट लगाना है। ईयर, साल या महीना दिया हुआ है, तब आपको इन लगाना है। चलिए ये दो चीज हमें यहाँ कंफर्म हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और चीज है जिसको आप नोट लगाकर नोट कीजिएगा, कि अगर मान लीजिए आपको इनके अलावा टाइम दिया हुआ है, यानी आपको डे या डेट दे रखी है कोई, या तो क्या दिया हुआ हो, डे या डेट दे रखी है, तब आप क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखना। जैसे मैं लिखूं आई डोंट गो टू स्कूल, और फिर दे दिया हमने संडे, कि मैं संडे को स्कूल नहीं जाता, कोई नहीं जाता, एक साधारण सी बात है। और एक और एग्जांपल लें, ये तो हो गया डे का, डेट का, सी वॉज एब्सेंट 14th of नवंबर। चलिए दोस्तों दो एग्जाम्पल है हमारे पास। यहां देखिए, यहां भी एक तरीके से दिया हुआ तो समय से रिलेटेड ही है, लेकिन यहां डे या डेट दें तो आप एट या इन में से कुछ प्रयोग नहीं कर सकते। यहां आपको यूज करना है तो किसका यूज करना होगा दोस्तों, ऑन का, यानी आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, सी वॉज एब्सेंट ऑन 14th of नवंबर। तो यहां से देखिए दोस्तों काफी चीजें आपको समझ में आई होगी। एग्जैक्ट टाइम, यानी यहां टाइम दिया हुआ हो, टाइम की बात कर रहे हैं। यहां देखिए एग्जैक्ट टाइम है, एक निश्चित बिंदु है, निश्चित समय दे रखा है कि क्लास स्टार्ट्स
अगर इस तरीके से समय दे रखा है तब तो आप किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। और अगर मंथ या ईयर में दे रखा है तो आप इन का यूज करेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी आए कि आपको समय डे या डेट में से कुछ दिया हुआ हो तो जरूरी नहीं है ऐसा ही आए, तो आपको कौन सा प्रेपोजिशन का यूज करना है, ऑन का। देखिए, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, सी वॉज एब्सेंट ऑन 14th of November। तो दोस्तों यहां देखिए पॉइंट एक है, लेकिन पहला पॉइंट है, एक अपनी तरफ से एक पॉइंट है, लेकिन काफी सारा कंटेंट हमने यहां क्लियर किया है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, अगर आपको मॉर्निंग या इवनिंग की बात करनी हो, मॉर्निंग या इवनिंग की बात करनी हो, तो आपको यहां प्रेपोजिशन क्या यूज करना होगा दोस्तों, इनके साथ प्रेपोजिशन आता है इन। मॉर्निंग या इवनिंग के साथ क्या आएगा, प्रेपोजिशन इन। जैसे हम कहें इन दी इवनिंग या इन दी मॉर्निंग। आप आगे कोई भी सेंटेंस जुड़ा हुआ हो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के साथ आपको क्या यूज लेना है, इनका। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक और चीज आपको सीखनी है, उसको नोट लगा के आप फिर से नोट करिएगा। अगर मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम डे भी आए, यानी डे, डे कौन सा, दिन अपना मंडे से लेके संडे तक, डे प्लस मॉर्निंग या इवनिंग हो, तो हमें किस प्रेपोजिशन का यूज लेना होगा। यानी अगर केवल मॉर्निंग और इवनिंग है तब तो हमें पता चल गया कि इनका यूज लेना है, लेकिन अगर डे दिया हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है मॉर्निंग या इवनिंग, तो हम किसका यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फिर देखिए मैंने लिखा संडे मॉर्निंग, दूसरा एग्जांपल लें सैटरडे इवनिंग। अब देखिए दोस्तों, संडे मॉर्निंग या सैटरडे इवनिंग, अब यहां क्या सिचुएशन बनेगी। देखो, डे संडे मंडे यानी इनमें से डे दिया हुआ है, फिर मॉर्निंग और इवनिंग का यूज किया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन आपको जो प्रेपोजिशन लगानी है वो आएगा दोस्तों ऑन। क्या आएगा, इसके साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा, ऑन प्रेपोजिशन का आपको यूज करना है। केवल मॉर्निंग और इवनिंग है तो क्या आएगा, इन। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग से पहले क्या दिया हुआ है, कोई भी डे दिया हुआ है, तो आप किसका यूज करेंगे, ऑन का। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था उसमें भी काफी अच्छा कंटेंट हमने लिया है कि केवल मॉर्निंग और इवनिंग दिया हुआ है तो प्रेपोजिशन के तौर पे इनके साथ क्या आएगा, इनका प्रयोग होगा। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन अगर मॉर्निंग और इवनिंग अकेले नहीं है, इनसे पहले किसी भी डे का नाम आ गया, तो आपको वहां प्रेपोजिशन क्या लगाना है दोस्तों, तो वहां आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा ऑन। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अभी तक समझ में अच्छे से आ रही होगी। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो देखिए, अगला पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट नंबर अपना हो जाएगा 3। देखिए दोस्तों, कोई भी साधन हो, कोई भी व्हीकल हो जिससे हम ट्रेवल करते हैं, उसके साथ जनरली किसका यूज होता है, जनरली हम किसका यूज करते हैं, बाई का। बाई कार, बाई जीप, बाई टैक्सी, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई बाइक, बाई स्कूटर। लेकिन दोस्तों अब इनका एक अलग अलग बात करें। सबसे पहले हम अगर बात करें टू व्हीलर की बात करते हैं। अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो एक तो जनरल रूल है कि इनके साथ किसका यूज होता है, बाइक का, BY, बाइक का यूज होता है। जैसे कि हमने लिखा ही गोज टू स्कूल बाई स्कूटर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें फिर से नोट डालने की आवश्यकता है। और देखिए, दो अगर चेंजेज आ जाएं, दो कौन से चेंजेज, अगर कोई भी आर्टिकल प्लस टू व्हीलर आ जाए और दूसरी सिचुएशन है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस
टू व्हीलर आ जाए। इन दोनों ही सिचुएशन में ये बाई वाला रूल नहीं लगेगा, यहां दोनों ही सिचुएशन में ऑन का प्रयोग होगा। जैसे कि हम बाइक के ऊपर बैठ के जाते हैं, ऑन द बाइक, ऑन अ बाइक, ऐसी सिचुएशन यहां बन जाती है। चलिए अब इसी एग्जांपल को हम चेंज करके देखते हैं। पहले इसमें जैसे हम कहें ही गोज टू स्कूल ऑन ए स्कूटर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां ऑन का प्रयोग क्यों हुआ? ए आने की वजह से। दूसरी बात, अगर हम ये कहें he goes to school on his scooter, ये भी सही है। यहां ऑन क्यों आया? ये पजेसिव एडजेक्टिव की वजह से। अब दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो पजेशन वाले शब्द होते हैं, इनकी बात मैं कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, आप जरूर जाके देखिए, वहां आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा प्रोनाउन का अपना जो भी टॉपिक था उसमें। फिर भी मैं एक बार शब्द बता देता हूं, जैसे कहते हैं ना माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो ये सारे क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव शब्द हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में, दोनों में मैंने इनकी चर्चा की है। प्रोनाउन वाले टॉपिक में भी आपको ये मिलेगा और एडजेक्टिव वाले टॉपिक में भी ये मिलेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका जिक्र होता है, इससे रिलेटेड बहुत से नियम बनते हैं। जैसे यहाँ ही ये काम में आ गया, इस कारण इसकी मैंने काफी अच्छे से चर्चा की है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई टू व्हीलर की। भाई जनरली क्या लगता है? बाई, लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग हो गया तो क्या लगेगा? ऑन। अब बात करें हमारे फोर व्हीलर। फोर व्हीलर कौन से? जो पर्सनल काम आ सकते हैं, जैसे हम कहें कार, जीप, टैक्सी, ऐसी जो चीजें हैं उनके लिए फोर व्हीलर। कोई बस भी हो सकती है और कोई बड़ा व्हीकल भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसकी बात नहीं करेंगे। जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट के काम आता है, खुद के जाने के लिए, चर्चा उनकी करते हैं, तो उनके साथ भी क्या है? बाई ही लगता है। जनरल नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहूं सी गोज टू हर ऑफिस बाई कार, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें भी ये दोनों ही नियम काम आते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल प्लस कार, जीप या टैक्सी हो। दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस कार, जीप या टैक्सी हो। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या लगाना है दोस्तों? और सॉरी, इसमें ऑन नहीं, इसमें क्या लगेगा? इन लगेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको यहाँ क्या यूज करना है? इन का यूज करना है। किस तरीके से करना है? सेम, मान लो इसी एग्जाम्पल को हम आगे लें तो हम कह सकते हैं सी गोज टू हर ऑफिस इन ए कार, या लिख सकते हो इन हर कार। दोनों ही सिचुएशन सही है। यहां इन क्यों आया? हर आने की वजह से। यहां इन क्यों आया? आर्टिकल लगने की वजह से। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। जनरली कोई भी साधन से जाओ, बाई ही लगाना है। जनरल नियम क्या कहता है? कोई भी साधन हो, कार, जीप, टैक्सी, पब्लिक, पर्सनल, कैसा भी हो, आपको क्या लगाना है? बाई लगाना है। लेकिन अगर कार आपकी खुद की है तो आप उसके अंदर बैठ के जाएंगे तो इन आएगा। बाइक आपकी खुद की है, आप उसके ऊपर बैठ के जाएंगे तो ऑन आएगा। या फिर कोई आर्टिकल लग गया तो कार या जो टैक्सी, जीप है, उनके हम अंदर बैठ के जाते हैं, इस कारण उनके साथ इन आता है। और जो बाइक है, टू व्हीलर है, जो भी है, उनके हम ऊपर बैठ के जाते हैं, इसलिए उनके साथ ऑन आता है। तो ये इतनी सिचुएशन समझ में आई होगी। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे रह गए, जैसे हम बात करें बस, ट्रेन, प्लेन या शिप, किसी की भी हम बात कर लें, इनके साथ जनरल नियम सीधा पता है हमें, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, किसी से जाओ, बाई आता है। लेकिन इनमें भी एक सिचुएशन है, अगर इनके साथ भी आर्टिकल लग जाए आवश्यकता अनुसार, ए एंड बी में से कोई सा भी आर्टिकल लगा हुआ हो, फिर इनका यूज हो, तो इनके साथ बाई नहीं क्या आएगा? ऑन आएगा। बाई नहीं क्या आएगा? ऑन आएगा। जैसे हम कह सकते हैं ऑन ए बस, ऑन द ट्रेन। तो ऐसी सिचुएशन, ये द और ए लगने की वजह से यहां क्या आया? ऑन आया। अगर ये द या ए कोई भी आर्टिकल ना लगा हुआ होता तो क्या आता?
बाई बस, बाई ट्रेन जो हम यूज करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा नियम है, आपको याद रखना चाहिए। कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के साथ जनरल हम किसका यूज करते हैं? बाई का। टू व्हीलर है बाई का, कार जीप टैक्सी है बाई का, बस ट्रेन प्लेन जो भी हो बाई का। लेकिन अलग क्या है, जो आपको अलग चीज है वो ये है कि अगर कोई भी टू व्हीलर से पहले या तो आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव में से कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ आर्टिकल आया, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव आया टू व्हीलर से पहले, तब क्या लगेगा? ऑन लगेगा, वरना क्या लगता है? बाई लगता है। कोई समस्या ही नहीं है। कार जीप टैक्सी इनके साथ भी क्या लगता है, लेकिन इनमें भी वही सिचुएशन है, कोई आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो क्या लगेगा? तो इनके साथ इनका प्रयोग होगा। बस ट्रेन प्लेन शिप जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके साथ भी अगर प्रेपोजिशन का यूज करना है तो बाई का आता है। लेकिन इनके पहले भी अगर कोई भी आर्टिकल यूज हुआ है तो किसका यूज आ जाएगा? ऑन का। यहाँ द के कारण ऑन आया, यहाँ ए के कारण ऑन आया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हमारा पॉइंट था तीसरा, काफी अच्छा है। मैंने यहाँ उन पॉइंट का जिक्र किया है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं या जिनको हम जल्दी भूल जाते हैं या कंफ्यूजन में रहता है कि क्या यूज करें, किस तरीके से करें, और काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए हमारे 3 पॉइंट हो गए, हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। यहां बात करेंगे हम मेंबरशिप की। मेंबरशिप भी 2 तरीके की होती है, एक आप परमानेंट और दूसरी टेम्परेरी। परमानेंट मेंबरशिप और टेम्परेरी मेंबरशिप में अगर प्रेपोजिशन का यूज करना है तो दोनों में अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा एक और अब देखिए दोनों ही ये भी मेंबर है कमेटी का, ये भी मेंबर है आर्मी की। भाई मेंबर तो है, वहां मेंबरशिप तो मिलती है आपको, वहां ज्वाइन होते हो आप। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। यहां आपको अगर प्रेपोजिशन का यूज करना है तो देखो जिसको नहीं पता वो सीधा क्या यूज लेगा, इनका। ही इज इन द कमिटी, सी इज इन द आर्मी, ऐसा ही यूज लेंगे हम अगर हमें नहीं पता तो। अब लेकिन यहां ध्यान रखने वाली चीज कौन सी है कि मेंबरशिप परमानेंट है कि टेम्परेरी, पहले तो ये पता लगाएं। तो ये देखो आर्मी में जो जवान होते हैं उनकी मेंबरशिप परमानेंट ही होती है, उनकी टेम्परेरी मेंबरशिप नहीं होती है। कमेटी क्या होती है? कमेटी का गठन किया जाता है और कोई भी कमेटी कोई एक डिसीजन लेने के लिए बनाई जाती है और जब वो काम हो जाता है तो कमेटी को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। तो ये होती है टेम्परेरी, ये होता है परमानेंट। अगर परमानेंट मेंबरशिप है तो इनका ही प्रयोग होगा, लेकिन टेम्परेरी मेंबरशिप है तो ऑन का प्रयोग होगा। तो यहां इन शब्द क्या है? गलत है। यहां क्या आएगा? ऑन द कमिटी, यानी यहां सी इज ऑन द कमिटी की वो कमिटी में है, कमिटी की मेंबर है, लेकिन क्या है? टेम्परेरी है, इस कारण ऑन। सी इज इन द आर्मी, यहां क्या है? परमानेंट मेंबरशिप है तो किसका प्रयोग हुआ? इनका प्रयोग हुआ। चलिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, आराम से देखिए। अगर मेंबरशिप की बात हो और अगर परमानेंट मेंबरशिप है तो इनका, जैसे सी इज इन द आर्मी। लेकिन अगर मेंबरशिप कैसी है? टेम्परेरी है, कुछ दिनों की है, अपने आप खत्म हो जाएगी, तो किसका आएगा? ऑन का। अब देखिए दोस्तों यहां कमेटी क्या होती है? एक कमेटी की स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये जो स्पेलिंग है ये काफी बार जो इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन की, चूज द करेक्ट वन, उनमें बहुत बार पूछी गई है और हर तरीके के एग्जाम्स में, हर तरीके के फील्ड में पूछी जाती है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, और चलिए आपको कहीं ऑन मिले, जैसे हम कहते हैं सी इज ऑन द स्टाफ ऑफ दैट स्कूल, दिस स्कूल, यानी वो उस स्कूल का परमानेंट स्टाफ नहीं है। ऑन आ गया मतलब वो परमानेंट स्टाफ नहीं है, टेम्परेरी स्टाफ है, इस कारण वहां ऑन है। जो टेम्परेरी होता है उसके लिए क्या आता है? इन। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी।
चलिए जगह है, हमारा एक पॉइंट और हो जाएगा, हम अगले पॉइंट की बात करें। देखिए दोस्तों, सिंस और फॉर का यूज आपने बहुत बार अच्छे से सुना होगा। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब फिक्स पता हो किस समय की बात हो रही है, कौन सा समय है, तब सिंस आता है, और जब नहीं पता हो तो फॉर आता है। ऐसे आपने बहुत सी बातें की होगी। इसमें एक पॉइंट और आता है दोस्तों, अगर आपको दिया हुआ हो लास्ट और उसके साथ कोई भी टाइम, और दूसरा दिया हुआ हो दी लास्ट प्लस टाइम, इनमें फर्क होता है दोस्तों। लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ हो और द लास्ट प्लस टाइम दिया हो, इनमें से आपको सिंस या फॉर में से चूज करना है कि इसमें से कौन सा यूज करें। तो आप कौन सा करेंगे, लास्ट प्लस टाइम में कैसे करेंगे और दी लास्ट प्लस टाइम में कैसे करेंगे। चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा I have been teaching, स्पेस सिंस या फॉर के लिए लास्ट 5 years। दूसरा एग्जाम्पल सेम मैंने लिखा I have been teaching the last 5 years। अब देखिए दोस्तों, दोनों में ही चेंज केवल इतना है कि यहां लास्ट प्लस टाइम है, यहां द लास्ट प्लस टाइम है। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आई होगी, लास्ट प्लस टाइम हो या द लास्ट प्लस टाइम क्या है। यहां देखो लास्ट 5 years पिछले 5 सालों से, द लास्ट पिछले 5 सालों से। लास्ट मतलब जो पिछला बीत गया, यही होता है। अब देखिए दोनों में लास्ट प्लस टाइम और द लास्ट प्लस टाइम में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो लास्ट प्लस टाइम के लिए आप सिंस लगाएं और द लास्ट प्लस टाइम के लिए आप फॉर लगाएं। लास्ट प्लस टाइम सिंस, दी लास्ट प्लस टाइम फॉर। तो ऊपर वाले में आप क्या लगाएंगे, यहां लास्ट प्लस टाइम है तो क्या लगाएंगे सिंस, और यहां क्या लगाएंगे फॉर। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी आपको। चलिए एक बार आप देखिए और इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। 2 सिचुएशन हो सकती है, एक लास्ट प्लस टाइम की, एक द लास्ट प्लस टाइम। यानी लास्ट प्लस टाइम का मतलब है कोई भी हो सकता है। यहाँ 5 years की बजाय और कोई भी वक्त दिया हुआ हो सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा। आपको केवल ये देखना है कि लास्ट लिखा हुआ है या द लास्ट लिखा हुआ है। लास्ट लिखा हुआ है आप सिंस लगा दीजिए, द लास्ट लिखा हुआ है आप फॉर लगा दीजिए। यानी अगर ऐसी सिचुएशन है आप और सिंस और फॉर में से एक चूज करना है तो ये तरीका आप अपनाएं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। प्लीज आप इनको अच्छे से नोट भी कीजिए, क्योंकि प्रेपोजिशन का सवाल हर एग्जाम में लगभग 1-2 सवाल आता है। और अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा सवाल उठ के आएगा, कुछ तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो ये जो बारीक चीज़ें हैं इनका आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और मेरी यही कोशिश है कि आपका सवाल कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे के पॉइंट्स हमें देखते हैं। अभी हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट हो गए होंगे। नेक्स्ट अपना 6वां पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, काफ़ी अब तो पता भी होगा कुछ लोगों को, जिनको नहीं पता उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ट्री, पेड़ पर पक्षी बैठा है, एक सिचुएशन होती है। हम बात करें चेयर, कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा है। हम बात करें बेड, कि कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है, बेड पर लेटा है। ऐसी सिचुएशन में देखो, अगर जनरल हम समझें या समझ में आए, या फिर जब हमें इन बातों का गहराई से नहीं पता होता है, तो हम इनके साथ जो प्रेपोजिशन का यूज लेंगे, हम ऑन के साथ जाते हैं। इनके लिए जो प्रेपोजिशन हम चाहिए वो ऑन के साथ जाते हैं। ऑन द ट्री, ऑन अ चेयर, ऑन द बेड, जो भी सिचुएशन हो, जैसे भी हो, हम इसी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या है, गलत है। आप किसी पक्षी के पेड़ पर बैठने, किसी व्यक्ति के चेयर पर बैठने या किसी व्यक्ति के बेड पर लेटने के लिए आपको प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है।
आपको ये सवाल जो पेड़ वाला है, पक्षी के बैठने वाला है, ये काफी बार पूछा गया है। 10+2 लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें तो बहुत बार ये पूछा गया है, तो इनका आपको ध्यान जरूर से रखना है। चलिए अब इनका अपन एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कहें बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। अब जब हमें ये बात ना पता हो तो हम यहां जनरली स्वाभाविक रूप है कि हम यहां ऑन के साथ जाते हैं, लेकिन वो गलत है दोस्तों। यहां आपको क्या यूज करना है, इन द ट्री। दूसरा, ही इज सिटिंग द चेयर, तो यहां भी आपको क्या यूज करना है, इनका ही यूज करना है। दूसरा, हम बेड का यूज करें, सी इज लाइंग, लेटना, इन द बेड। अब दोस्तों इन तीनों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि पक्षी के पेड़ पर बैठने, व्यक्ति के चेयर पर बैठने और व्यक्ति के बेड पर लेटने, इन तीनों ही विषयों में आपको किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। किसका नहीं करना है, ऑन का नहीं करना है। हाँ, इनके अलावा सिचुएशन बदल दी जाए तो आपको ध्यान रखना है। जैसे बर्ड्स पेड़ पर ना बैठ के आपको कह दे कि पेड़ की डाल पर बैठे हैं, तो बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री या ऑन दी ब्रांच ऑफ ए ट्री, तो वहां ऑन आएगा। ब्रांच यानी शाखा पर बैठे हैं, उस सिचुएशन में ऑन आएगा। सिर्फ पेड़ पर बैठने की स्थिति में क्या आएगा, इन आएगा। चेयर की बात कर रखे हैं, और अगर केवल चेयर दिया हुआ है तो आपको वही समझना है जो हाथ होते हैं, जिसपे अपन हैंडरेस्ट होता है, आप हाथ रखते हैं। लेकिन अगर इसको एलोबरेट करके दिया हुआ है कि वैसी चेयर है जिसकी हाथ नहीं है या स्टूल है, तो वहां ऑन जाएगा आपको। और बेड पर केवल लेटने की स्थिति में है दोस्तों, ये बेड पर केवल लेटने की स्थिति में आपको इनका प्रयोग करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और केवल इन्हीं का ध्यान रखना है कि केवल ये तीन सिचुएशन जैसी की जैसी यहां मैंने बताई है वैसी हो तो ये एप्लीकेबल होगा। अगर सिचुएशन बदल दी जाती है तो आपको ये प्रेपोजिशन भी चेंज करना हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब देखिए एक जैसे हम किसी जैसे सीढ़ी होती है अपने घर वाली नहीं, जो बाहर जो अपन कैरी करके ले जाते हैं, दूसरी जो सीढ़ी लैडर जिसे कहते हैं, हम उनको दीवार के सहारे खड़ी करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। कभी कभी कोई व्यक्ति जैसे हम होते हैं या आप होते हैं इस तरीके से भी खड़े होते हैं, मतलब थोड़ा सा लीन होके किसी दीवार पे या किसी पोल पे या खंबे के पास, कैसे भी इस तरीके से। तो उस सिचुएशन में जो हमें प्रेपोजिशन यूज करना होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसकी हम बात करें तो वो होता है अगेंस्ट। वैसे तो अगेंस्ट होता है विरुद्ध, किसी व्यक्ति के या किसी चीज के या किसी काम के आप विरुद्ध जाएं तो उसका मतलब भी अगेंस्ट होता है। लेकिन आप कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से सट कर खड़ा हो जिस तरीके से, तो वहां भी आपको अगेंस्ट का यूज करना है। चलिए दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे हम कहें ही इज लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल, तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि वो दीवार के सहारे खड़ा है या फिर दीवार पर झुक कर खड़ा है। किसी भी तरीके से आप लीन का मतलब होता है अपन जैसे कोई कंधे पर सिर रख देता है इस तरीके से, तो वो लीन ऑन उस तरीके से। तो लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल कि वह दीवार के सहारे या इस तरीके से जब हम खड़े होते हैं आधा सहारा लेके, तो उस सिचुएशन में आपको अगर प्रेपोजिशन का जो यूज करना है वहां सही प्रेपोजिशन क्या होगा दोस्तों, अगेंस्ट होगा। जैसे हम सीढ़ी की बात करें, द लेडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट दी वॉल कि जो सीढ़ी है वो दीवार के सहारे खड़ी है। एक कोई भी व्यक्ति वस्तु एक दूसरे के सहारे होता है तो वहां आपको जो प्रेपोजिशन यूज करना है वो अगेंस्ट। कई बार क्या होता है कि यहां प्रेपोजिशन ही क्या लगाएं यही कंफ्यूजन हो जाता है, और अगेंस्ट तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है क्योंकि इसका मतलब हमने एक ही समझ रखा है के विरुद्ध, यानी किसी के अपोजिट जाने के अर्थ में आता है।
ही इज लीनिंग अपन कह देते हैं ऑन द वॉल, तो वो ऑन द वॉल नहीं होता है। द लैडर इज स्टैंडिंग बिहाइंड, अपोजिट, इन फ्रंट, इस तरीके का यूज नहीं लेना है। अगर कोई चीज एक दूसरे से सटकर या उनके सहारे सहारे खड़ी है तो आपको किसका यूज लेना है, अगेंस्ट का आपको प्रयोग लेना है। एक चीज और हम अगर चर्चा करें तो दो चीज होती है दोस्तों, जैसे मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। इनमें भी दोस्तों दोनों में डिफरेंस होता है। ये भी एक तरीके से मेड के साथ एक ऑफ का प्रेपोजिशन और मेड के साथ आप फ्रॉम, दोनों में से किसका कौन से प्रेपोजिशन का यानी मेड के साथ ऑफ का यूज कहां होता है और मेड के साथ फ्रॉम का यूज कहां होता है। जैसे हम कहें दिस चेयर इज मेड, फिर आगे लिखते हैं अपन वुड कि लकड़ी से बनी है, तो मेड फ्रॉम या मेड ऑफ। दूसरा में एग्जांपल लें, जैसे कर्ड इज मेड मिल्क। अब देखिए कर्ड यानी दही, दही किससे बनता है, दूध से। चेयर किससे बनी है, लकड़ी से। अब ऐसी सिचुएशन में आप मेड ऑफ यूज करें कि मेड फ्रॉम यूज करें, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी बात है कि यहां जो चेयर बनी है उसमें लकड़ी क्या है, अंतर्निहित, यानी लकड़ी से बनी है, लकड़ी से मिलकर बनी है। यहां केवल लकड़ी से ही नहीं बनी है, सीधी की सीधी लकड़ी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी चेयर में। लेकिन यहां जो कर्ड है दोस्तों, दही है, वो मिल्क जैसा था, वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया, दही बन गया। यानी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो तब क्या आता है, मेड फ्रॉम। और अंतर्निहित वस्तु हो किसी में तब क्या आता है, मेड ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अकेला इनमें से कोई एक ही ऑप्शन हो तब हमें कंफ्यूजन नहीं होता है, हम एक चूज कर लेंगे। लेकिन आपको मेड के साथ चार में से दो ऑप्शन ऑफ और फ्रॉम दोनों दे दे तो आपको बड़ी ही समस्या आ सकती है, खासकर इस वाली सिचुएशन में। क्योंकि मेड ऑफ हम दिमाग में थोड़ा सेट रहता है तो हम चीज के साथ मेड के साथ हमेशा ऑफ ले जाएंगे। लेकिन मेड फ्रॉम भी होता है जब कोई एक वस्तु कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे में चेंज हो जाए। तो ये 3 पॉइंट हमने अभी और पढ़े, फिर से देख लेते हैं। पेड़ पर पक्षी के बैठने, चेयर पर व्यक्ति के बैठने या बेड पर किसी व्यक्ति के लेटने की सिचुएशन में आप ऑन नहीं इन लगाएं। बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, ही इज सिटिंग इन द चेयर और सी इज लाइंग यानी लेटना इन द बेड। अब इन तीनों ही सिचुएशन में, केवल इन्हीं तीनों सिचुएशन में इनका प्रयोग होगा। सिचुएशन बदल जाए तो प्रेपोजिशन भी सिचुएशन के अनुसार ही लगाना है। अगेंस्ट यानी होता है के विरुद्ध, लेकिन इसका प्रयोग एक बहुत ही खास जगह भी होता है जहां हमें खासकर कंफ्यूजन रहता है, यानी बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि इसके लिए हम यूज क्या लें। जब कोई एक वस्तु दूसरी से सटकर या उसके अगेंस्ट यानी उसके सहारे खड़ी हो तो भी किसका यूज होता है, अगेंस्ट। जैसे ही इज लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल, कि वो वॉल पर झुक रहा है, उसके सहारे खड़ा है, उसका सहारा लेकर खड़ा है। द लेडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट दी वॉल। सेम अपन सीडी को भी इसी तरीके से दीवार पे खड़ा करते हैं। दूसरी अगली जो चीज है हमारी वो है मेड के साथ ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करना है, मेड के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग करना। अब ऑफ का और फ्रॉम का दोनों में अंतर क्या होता है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड और कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। इनमें फर्क क्या है दोस्तों, जो चेयर है उसमें लकड़ी अंतर्निहित है, लेकिन जो दूध है दही है वो पूरा का पूरा दूध ही कन्वर्ट करके किस में चेंज हो गया, दही में। तो ये सारी बातें थी, उम्मीद है ये आपको बड़े ही अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो आप इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ 1-2 पॉइंट और रह गए, उनके भी हम चर्चा करते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जो हमारे पॉइंट आखिरी 2 बचे हैं उनकी चर्चा करते हैं। अब देखिए हमने सही प्रेपोजिशन लगाना सीखा इतनी देर, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी हमने सीखे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां प्रेपोजिशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए इसका भी हमें पता होना चाहिए। फिर अगर लगना चाहिए तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा प्रेपोजिशन होता है। चलिए कुछ ऐसी सिचुएशन की हम बात करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर हो जाएगा ये 9। अगर देखिए दोस्तों, आपको लास्ट और उसके साथ क्या मिल सकता है, डे, वीक,
मंथ, ईयर, या फिर आपको नेक्स्ट के साथ मिल सकता है ये सिचुएशन, डे, यानी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर आपको मिले यस्टरडे, टुडे या टुमारो। अब इन तीनों सिचुएशन में जो प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा वो किस तरीके से होगा, जैसे हम एक एग्जांपल दें, जैसे मैं कहूं सी मेट मी इन लास्ट वीक, कि वह मुझे पिछले हफ्ते मिली थी, यानी इसी सिचुएशन में यहां हम प्रेपोजिशन का क्या यूज करेंगे। अगर आपने कभी थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी पढ़ी है, सुनी है, कोई मूवी देखी है, कोई एपिसोड या कुछ भी देखा है, तो ऐसी सिचुएशन आपको सुनने को मिली होगी। तो यहाँ आप कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। इन तीनों ही सिचुएशन में आपको कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है दोस्तों। इन किसी भी सिचुएशन में आपको प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। देखिए लास्ट प्लस वीक है, यहाँ नेक्स्ट प्लस वीक होता, सी विल मीट मी इन नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट मंथ, और टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इनमें तो शूट भी नहीं होता, तो ये तो आप करेंगे भी नहीं। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। काफी अच्छा पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि यहाँ इन लगा दिया जाए तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। लेकिन ठीक लग जाता है कई बार, सी मेट मी इन लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में, ऐसा नहीं होता है, पिछले हफ्ते मिली थी। थोड़ा हिंदी में अगर आप इनका अर्थ देखेंगे तो भी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। तो अगली बात, आज का अपना आखिरी बिंदु, जैसे दोस्तों एक बहुत ही बार आपने एक सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा, क्या कि जैसे घर जाने की बात की गई हो, घर जाने वाला सेंटेंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जैसे मैं कहूं कि मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम, ऐसा सेंटेंस आपने, मैं घर जा रहा हूं वाला, ये वाला सेंटेंस आपने काफी बार पढ़ा होगा दोस्तों। तो क्या ये सेंटेंस सही है, क्या गलत है? जैसे इसमें प्रेपोजिशन की बात की जाए तो प्रेपोजिशन तो एक ही लगा है, क्या, टू। क्या होम से पहले प्रेपोजिशन लगना सही है, गलत है? इसका निश्चय होता है इससे पहले जो ये शब्द लगा है उस पर, कि ये कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगना चाहिए। जैसे दोस्तों यहां ये प्रेपोजिशन क्या है, गलत। सही क्या होगा, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, ये क्या है, सही सेंटेंस। होम से पहले अगर गो वर्ड है तो गो का मतलब ये नहीं है कि केवल जी ओ ही हो, इसकी और कोई फॉर्म नहीं हो सकती, कोई भी फॉर्म में हो तो यहां कोई भी प्रेपोजिशन का यूज आप नहीं करेंगे। अब देखिए मैं बता देता हूं कि होम से पहले ये जो आगे वाले शब्द लिखने वाला हूं, अगर इनमें से एक भी हो होम से पहले तो आपको कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। जैसे आपके पास हो सकता है गो, कम, टेक, ब्रिंग, ऐसा अगर कोई वर्ड हो आपके पास तो आप इसके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। और क्या हो सकता है, सेंड, और अच्छा इनमें से कोई भी अगर शब्द, इनमें से कोई सा भी शब्द आपके पास है तो जैसे यहां हमने होम के साथ क्या है, गो है, इनमें से है तो कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। और कौन सा रह गया, रीच, पहुंचना, घर पहुंचना, इनमें से कोई भी शब्द दिया हुआ है, होम से पहले कोई सा भी शब्द इनमें से है तो आपको नो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन का यूज आपको नहीं करना है। घर जाना है, जाइए बिना किसी प्रेपोजिशन के। घर भेजना है, लाना है, कैरी करके ले जाना है, आना है, जाइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, केवल प्रेपोजिशन को साथ में मत रखिए। अकेले घर जाइए, अकेले घर से आइए। ये काफी बार पूछा गया सवाल है भाई।
और हम यहाँ टू का यूज हर बार कर देते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो चलिए, जो हमने अभी 2 पॉइंट सीखा है कि नो प्रेपोजिशन, कैसी सिचुएशन भी है जहां प्रेपोजिशन आपको यूज नहीं करना होता है। लास्ट या नेक्स्ट के साथ आपको डे, वीक, मंथ या ईयर मिल जाए, डे, वीक, मंथ या ईयर मिल जाए तो आपको कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ लास्ट के साथ वीक दिया हुआ है तो यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। यस्टरडे, टुडे, टुमारो भी होता तो भी यहाँ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है, चाहे यस्टरडे हो, चाहे टुडे हो, चाहे टुमारो हो। नेक्स्ट हमने देखा कि होम के साथ प्रेपोजिशन का यूज ना करने की एक सिचुएशन होती है अगर होम से पहले, होम जो शब्द है इससे पहले इनमें से कोई सा एक भी, ये क्या है, वर्ब है दोस्तों, कोई भी एक भी क्रिया दी हुई हो, इनमें से कोई भी एक क्रिया हो आपके पास तो आप कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ये सारी क्या है, अगर होम से पहले इनमें से कोई भी वर्ब क्रिया दी हुई हो तो आपको किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। ये सारी क्या है, वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, इनमें से कोई सी क्रिया दी हुई हो, नो प्रेपोजिशन। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। आज के जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं काफी महत्वपूर्ण भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे पॉइंट्स भी हैं। उनमें केवल जो हमने पॉइंट स्टार्ट किया वही नहीं, पूरा कंटेंट उसके बारे में सब कुछ मैंने बताया है कि सिचुएशन क्या क्या हो सकती है और किस सिचुएशन में आप किस किस प्रेपोजिशन का कैसे इस्तेमाल करें। अब उम्मीद करता हूं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में तो आप गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में और एक बहुत ही शानदार टॉपिक और अंग्रेजी के और भी बहुत से इम्पोर्टेंट अपन कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।